हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, कंटिन्यू करेंगे आफ्टर माय फर्स्ट वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 से लेकर सब सेक्शन 60 तक। सो इसके अंदर मोस्टली जो हैं टर्म्स हैं, जो कि डेफिनेशंस हैं, वो ज़्यादातर डील करती हैं उसी में ही। डिबेंचर्स क्या होते हैं, इट्स जस्ट मोस्टली अबाउट द सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा डेफिनेशंस हैं और डायरेक्टर्स की डेफिनेशंस हैं इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट कल हमने डेफिनेशन पे छोड़ा था डिबेंचर के ऊपर, लास्ट थी हमारी। तो डिबेंचर का मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ। डिबेंचर का मतलब कोई भी ऐसी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर कंपनी क्रिएट करती है और जो कि जिसके अंदर कोई किसी भी तरह की डेट इन्वॉल्व है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। लेकिन इसके अंदर वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते हैं जो कि रेफर कर रखे हैं चैप्टर 3D ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में। और कुछ या तो कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है रिजर्व बैंक के साथ मिलकर कि ये वाले इंस्ट्रूमेंट जो है डिबेंचर्स नहीं है। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि डिबेंचर स्टॉक है, बॉन्ड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कंपनी कर रही है और जिसके अंदर डेट इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे मतलब जिसके अंदर कंपनी अब लाइबिलिटी ले रही है कि मैंने ये पैसा वापस करना है, उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 31st। सो 31st क्या है हमारा? 31st कहता है डिपॉजिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट? डिपॉजिट का मतलब है कोई भी रिसिट ऑफ मनी अगर कंपनी लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, या कोई लोन में या तो कोई और फॉर्म में, पर इसके अंदर वो वाली कैटेगरीज नहीं आएंगी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब करी गई हैं। मतलब किसी भी तरीके का पैसा अगर कंपनी ले रही है आपसे, मार्केट से उठा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिपॉजिट। और उसकी एक मिल रहा है, साथ में एक पेपर मिलेगा आपको कि इतना पैसा आपने कंपनी को दे रखा है। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती है। क्योंकि कंपनी जब कोई भी पैसा उठाती है मार्केट से, तो दे आर थाउजेंड ऑफ वेज टू डू इट। मतलब कोई वो शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकती है 2 साल बाद उस पैसे को, कोई इंटरेस्ट भी दे सकती है, एनी काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी का क्या मतलब है? डिपॉजिटरी का मतलब कंपनीज एक्ट में वही है जो कि डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर सेक्शन 2(1)(e) में एक्सप्लेन करा गया है, जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है डिपॉजिटरी का मतलब है कोई भी कंपनी जो कि फॉर्म्ड हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है कंपनीज एक्ट में, और उसको एक सर्टिफिकेट मिला है, स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है सेबी से, तो वही कंपनी डिपॉजिटरी होती है। डिपॉजिटरी मतलब मोस्टली वही है कि जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कंपनी, उसे ही डिपॉजिटरी का भी एक टाइटल मिलता है। और कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी हो सकती है अगर वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंडर, और प्लस उसके पास सर्टिफिकेट है सेबी से। यही डेफिनेशन दे रखी है डिपॉजिटरी एज एक्ट में, सेक्शन 2(1)(e) के अंदर डिपॉजिटरी की। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव मीन्स कोई भी सिक्योरिटी ड्राइव्ड हो रही है। जैसे कि अगर सपोज करो कोई डिपॉजिट ही उठा रही है कंपनी, मतलब कोई रिसिट ऑफ मनी ले रही है, किसी बाहर से पैसा उठा रही है, तो जो कि वो क्या कह रही है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक कंपनी है जिसके पास एक लैंड है, एक लैंड है उसके पास, वो लैंड के पेपर्स रख के वो पैसा उठा रही है, डिपॉजिट्स ले रही है। तो वो जो लैंड है ना, वही एक डेरिवेटिव है। मतलब डेरिवेटिव वही है क्योंकि उसी के बेसिस पे पैसा उसको मिल रहा है मार्केट से। तो डेरिवेटिव मीन्स अ डेरिवेटिव, जो कि डिफाइन करा गया है सेक्शन 2(a)(c) ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 के अंडर, जो कि जिसकी डेफिनेशन क्या है, मीन्स और इसकी जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2(a)(c) ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो क्या है, मीन्स अ सिक्योरिटी ड्राइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट। कोई भी पैसा उठाया है कंपनी ने, उस वो जो साथ में सिक्योरिटी लगा के लिया गया है, जैसे कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, कोई शेयर लिए गए हैं, कोई लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है, कोई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है, और या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, डिफरेंसेस और डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लग के, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपनी ने कहा है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं कैसे भी करके ये पैसे चुका दूंगा, और अगर ऐसी बात उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है, तो वो भी क्या है, डेरिवेटिव। मतलब सोर्स ऑफ सिक्योरिटी है ये ले देने वालों के लिए, जिसने कंपनी को पैसा दिया है, तो उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं इन शॉर्ट। 34 है हमारा, यहाँ पे क्या कहता है, डायरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टर?
डायरेक्टर का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि अपॉइंट करा गया है एज अ डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 35 है हमारे यहाँ पे डिविडेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है कोई भी तरह का डिविडेंड, पर इसमें वो इंक्लूड करता है इंटरिम डिविडेंड को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंपनीज इनकम जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेगी है शेयर होल्डर को अपनी एनुअल अर्निंग को कैलकुलेट करने से पहले। जैसे अगर आपने सीधा ही प्रॉफिट एंड लॉस किया और उसमें से अगर कुछ है परसेंटेज उसमें से पहले ही निकाल ली प्रॉफिट में से, उसकी एनुअल अर्निंग को कैलकुलेट करने से पहले ही जो भी पैसा निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि वो फाइनल डिविडेंड नहीं है। फाइनल मतलब अगर प्रॉफिट है उसमें से कितने तरह के लॉस माइनस होते हैं तो जो फिगर आती है उसमें से मिलता है। नहीं, ये जो है ना, ये डिविडेंड जो है सीधा प्रॉफिट में से निकल गया है, इंटरिम डिविडेंड, जो कि पेएबल भी होता है मंथली बेसिस में, क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। मंथली तो बहुत कम होता है, 6 मंथ्स और क्वार्टरली ज़्यादा होता है। कई कंपनीज की होती है कि भाई हमने प्रॉफिट में से इतना पैसा निकाल के शेयर होल्डर्स को देना है, हम तभी अपना फाइनल प्रॉफिट मानेंगे। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? ये हमने पहले भी पढ़ा था डॉक्यूमेंट को, बुक एंड पेपर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कोई भी होता है पेपर, कोई भी समन्स, कोई भी नोटिस, कोई भी रिक्विजिशन, कोई ऑर्डर, कोई डेक्लेरेशन, कोई फॉर्म, कोई रजिस्टर जिसको इशू किया है, सेंड करा है, या तो फिर हमने मेंटेन करा है कंपनीज एक्ट के अंदर, या तो फिर किसी और एक्ट के अंदर। जैसे अगर तुम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो तुम इनकम टैक्स एक्ट को भी वहाँ पर देखते हो क्योंकि उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। और भी कहीं कोई अगर तुमने सिक्योरिटीज़ के पेपर रखे हैं तो उसके ऊपर सिक्योरिटीज़ एक्ट भी लगता है। और जैसे अगर तुमने कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करी हैं तो उसके ऊपर रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस भी तुम्हें फॉलो करनी पड़ेंगी। और भी मतलब तुम्हें कोई भी मतलब बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई भी एक्ट है तो उसको भी फॉलो करके जो तुमने पेपर मेंटेन करे हैं उन सारे पेपर्स को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। नाउ 37 which is very good and I think you need to learn it as well। और ध्यान से समझना इसको। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन। वट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन क्या है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर आप इस वर्ड को ही पढ़ो ध्यान से तो तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक का ऑप्शन देना। वट इज़ अ वट स्टैंड? स्टॉक स्टैंड फॉर शेयर। शेयर की तरह स्टैंड होता है स्टॉक यहाँ पे। ऑप्शन मतलब ऑप्शन दिया जाता है डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉयज़ को और ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी को, उसी कंपनी को या उस कंपनी की होल्डिंग को या सब्सिडरीज को या और कंपनीज इफ एनी, जहाँ पे कि मतलब ऑप्शन है उन डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को कि वो परचेज कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं परचेज करने के लिए शेयर उस कंपनी के एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। जैसे आज अगर तुम्हारी यहाँ पे जॉब लगी किसी कंपनी में, सपोज करो 1 अप्रैल को तुम्हें जॉब लगी है किसी भी कंपनी में, एबीसी कंपनी में तुम्हारी जॉब लगी है, ओके। और वो एबीसी कंपनी वाले जब तुम अपॉइंट हो रहे हो वो तुम्हें एक ऑप्शन, तुम्हें मतलब तुम्हारा पैकेज बताते हैं ना। तुम्हें पैकेज में उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें 5 लाख का पैकेज है, 5 लाख तुम्हारी एनुअल इनकम है, प्लस तुम्हें साथ में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन है। मतलब कि अब 1 अप्रैल को उसकी जॉब लगी है, उसको ये ऑप्शन मिल रहा है साथ में कि 1 अगस्त को जो है इसी जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है, सपोज करो, या तो किसी और कंपनी के तुम शेयर खरीद सकते हो इस फलाना प्राइस के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, राइट। कि तुम्हें पहले प्राइस भी पता है, ठीक है, और तुम्हें डेट भी पता है कि तुम शेयर खरीद सकते हो। तुम्हारी मर्जी है, तुम खरीदो चाहे ना खरीदो, इट्स अप टू यू। बट तुम्हारी जॉब मिलते साथ तुम्हें जो है ये ऑप्शन दिया गया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जॉब मिलते साथ ही दिया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि भी कंपनी में बहुत सारे जने जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन कंपनी इज़ वर्किंग वेरी गुड, देयर एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग वेरी हार्ड। तो उन्होंने क्या किया, एक मतलब एज अ एप्रिसिएशन उन्होंने कहा कि चलो हमारा जब इशू निकलेगा तो तुम आके जो है ना हम निकालेंगे वॉट एवर। तुम्हें मतलब एक डेट दे दिया है और एक तुम्हें एक प्राइस दे दिया है, कह दिया है कि अगर तुमने इस डेट पे हमारी कंपनी के शेयर लेने हैं तो यू कैन बाय। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। नाउ 38 क्या कहता है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है?
एक्सपर्ट कोई इंजीनियर भी है, कोई वैल्यूअर भी है जो कि मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाता है, और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कोई कंपनी सेक्रेटरी भी है, और कोई कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, और या तो फिर वो कोई भी पर्सन है जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सके इन प्रूजेंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब क्या है, अगर आज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर तुम क्या सर्टिफिकेट लेके अपनी उस पर बैलेंस शीट के साथ लगाते हो कि हाँ जी हमारी जो बैलेंस शीट है हमने बिल्कुल करेक्ट बना रखी है, फेयर व्यू है, कोई गलतियाँ नहीं है बीच में, ओके। और अगर कोई भी मतलब पर्सन है, सपोज करो कोई इंजीनियर है, अगर कोई बिल्डिंग है वो उसका चेक करता है और देखता है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से बनी हुई है, और कोई भी मतलब मशीनरी है वट एवर, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर एक बंदे ने कह दिया भाई हमने सारा हिसाब लगाया सब कुछ देख के इसकी वैल्यू इतनी है, और वो ये सर्टिफिकेट देता है, तो वो ही एक एक्सपर्ट है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा 39 विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर तुम इन शॉर्ट देखो ना तो क्या होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि वैसे तो डिस्क्राइब करी गई है कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन यही दे रखी है, एनी टाइप ऑफ बैंक, कोई भी बैंक कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो मनी में डील करती है तो उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी वास्ट डेफिनेशन इज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सारी तरह के बैंक, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई भी मतलब बंदा अगर पैसों में डील कर रहा है तो दे आर जस्ट कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट। बट कुछ उन्होंने रखे हुए हैं कि नहीं कहलाते, वो एक अलग है। बट टू लर्न हियर, कोई भी शेड्यूल्ड बैंक और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिफाइंड और नोटिफाइड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर। नाउ 40 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर तुम एक जर्नल मीनिंग देखो तो क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो पैसे के बारे में तुम्हें बताता है। बैलेंस शीट है तुम्हारी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तुम्हारा, तो वो, और इन केस ऑफ अ कंपनी कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कंपनी प्रॉफिट और लॉस पे काम नहीं करती, कई ऐसी भी कंपनीज हैं जो कि चैरिटेबल हैं, जो कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो उनके केस में क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। और जो बाकी सारी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट वाली हैं, कंपनीज जो बनाती हैं प्रॉफिट, तो उनके केस में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और उसके बाद है थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो भी हमारा वही कहलाता है, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अगर कोई भी इक्विटी में चेंज आ रहा है, अगर एप्लीकेबल है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। और अगर कोई भी नीचे एक्सप्लेनेटरी नोट दे रखे हैं उस बात को समझाने के लिए, तो वो चीज़ भी होता है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो नहीं बनती है इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, या तो फिर डोरमेंट कंपनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोरमेंट कंपनी हियर? डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि वर्किंग नहीं है। जैसे कि अगर ऐसे भी हो सकता है तुमने कंपनी बनाई लेकिन ड्यू टू सम रीज़न यू आर नॉट एबल टू डू एनी you are not able to run any business under the name of that company, so that company will treat it as a dormant company for that financial year and they don't need to show any cash flow statements, okay। so now 41 जो है नई अमेंडमेंट है, फाइनेंशियल ईयर इसे चेंज किया गया है। फाइनेंशियल ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, और हो सके तो इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी कि शॉर्ट में फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है। जो मतलब आज से बहुत पहले था वो तो बस इतना सा ही लिखा हुआ था उसके अंदर कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो होता है जो कि एंड हो रहा है एवरी मार्च, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर जो फिनिश हो रहा है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है, जैसे कि मैं बात करती हूँ आपके साथ, एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2021, ओके, तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001 तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं कंपनी को रन होते हुए। तो उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 31 मार्च 2022, मतलब उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 15 महीने का हो जाएगा, ओके। अब ये चीज़ जो है पहले नहीं होती थी, ये अब इसमें इंक्लूड हुआ है, दिस इज़ अ न्यू अमेंडमेंट वाली ही चीज़ है इसमें, कि प्रोवाइडेड कोई भी कंपनी और ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी या तो कोई एसोसिएट कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है,
और वो उसको कोई और फाइनेंशियल ईयर लगता है। जैसे कि सपोज करो अगर कोई कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, किसी इंडियन कंपनी की कोई होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनका फाइनेंशियल ईयर तो 30 जून बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30 जून पे मतलब फिनिश होता है। तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा सकती है कि भैया हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है ना, हमें वो वाला फाइनेंशियल ईयर चलाने दो कि हमारा मैच होना चाहिए। क्योंकि जब तुमने कंसोलिडेट करना है बुक्स को, अब होल्डिंग एंड सब्सिडरी है तो उनको कंसोलिडेट करके और देना पड़ता है समटाइम्स, तो वो कंसोलिडेट जो है करने के लिए फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए। तो वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें ये जुलाई से जून वाला फाइनेंशियल ईयर देना दो, बट इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और इसमें प्रोवाइडेड ये भी दे रखा है कि एप्लीकेशन जो है अगर तो ट्रिब्यूनल को तुमने लगाई है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट 2019, तो उसको जो है रूल्स जो हैं जो इससे पहले थे, मतलब कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट जो अभी आया 2 साल पहले, जो 2 साल पहले रूल लगते थे, तो वो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि समटाइम्स एप्लीकेशन पड़ी रहती है लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जो है वो अप्रूव नहीं हो पाती। तो अगर 2019 से पहले की एप्लीकेशन है तो उसको वो वाले प्रोविजंस लगेंगे 2019 से पहले वाले, और उसके बाद वाली को फिर बाद वाले लगेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड ये भी दे रखा है, पर 2 साल से ऊपर के अंदर अगर हो रहे हैं किसी को, तो 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें वो फाइल करने ही करने हैं। फाइनेंशियल ईयर मतलब 2 साल से ऊपर नहीं हो सकता। 2 साल को सम अप करके यू नीड टू मतलब फाइल योर अकाउंट्स। Provided further that any application pending before the tribunal as on the date of the commencement of the Companies Ordinance Act shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provision applicable to it before such commencement, और provided also that any company or a body corporate, मैंने आपको पहले भी बताया था कंपनी के अंदर सिर्फ कंपनी आती है जो कि जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर। बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ वाइडर टर्म जिसके अंदर कोई कंपनी आउटसाइड रजिस्टर्ड है वो भी आ जाती है, बट कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती, और या तो कोई ऐसी कंपनीज जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा है कि दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज ओके एग्जिस्टिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट अलाइन इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज, कि अपने फाइनेंशियल ईयर को 2 साल से मतलब वो लंबा नहीं लेके जा सकते। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी या तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि आउटसाइड रजिस्टर्ड है, पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में खुद ही है, या तो कोई एजेंट के थ्रू, कोई फिजिकली या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से वहाँ पे काम हो रहा है। एंड कोई मतलब उसके जो प्लेस ऑफ बिजनेस, कोई जो मतलब उसका अकाउंट्स है या कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है वो वहाँ पे हो रही है, और एंड है बीच में, और नहीं है ये, एंड है बीच में। ध्यान रखना जो ए और बी है, बी के अंदर एंड है कि कोई बिजनेस एक्टिविटी जरूर रन होनी चाहिए। 2 कंडीशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई बिजनेस रन हो रहा है या तो फिजिकली रन हो रहा है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसकी वो प्लेस ऑफ बिजनेस ही है यहाँ पे, फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, और बिजनेस एक्टिविटी कोई पक्का ही रन हो रही है यहाँ पे। फॉरेन कंपनी बनाने के लिए कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट, चाहे वो आउटसाइड इंडिया है, राइट, मीन्स एनी कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी, एनी कंपनी का मतलब है कि जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ओके। और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड जो कि आउटसाइड है, ओके, विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस भी है उसका यहाँ पे, या तो वो अपने आप से है प्लेस ऑफ बिजनेस या फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, और वो कंडक्ट कर रही है बिजनेस एक्टिविटी को भी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स का मतलब हमेशा यही होता है कि जो कि अवेलेबल होते हैं डिविडेंड के लिए। जैसे कि अगर बहुत सारा प्रॉफिट निकला तो कंपनी जो है हमेशा रखती है कि ये वाले पैसे से हम मशीनरी खरीदेंगे, ये वाले पैसे को अब हम यहाँ लगाएंगे। और अगर फ्री रिजर्व लिखा है तो इसका मतलब वही होता है कि वो जो पैसा होता है वो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। लेकिन ऐसा कोई भी पैसा नहीं होता जो कि अभी रिलीज ही नहीं हुआ, जो कि पक्का नहीं है गेन है कि नहीं है, कि जो पैसा तुम शो कर रहे हो रीवैल्यूएशन करा के, जैसे कि लाइबिलिटीज एसेट्स की स्टेटमेंट पे जो वैल्यू लिखी है एसेट्स की, तुम वहां पे डाल रहे हो दूसरी साइड पे कि ये जो है रीवैल्यूएशन से और वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द फ्री रिजर्व्स। और कोई भी चेंज हुआ अमाउंट में, अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और ऑफ अ लाइबिलिटी रिकग्नाइज्ड इन इक्विटी, अगर कुछ भी चेंज हो रहा है या कोई सरप्लस पड़ा है तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन फ्री रिजर्व। सीधी सीधी बात यह है कि जो पैसा अभी तुमने फुली डिक्लेयर्ड ही नहीं करा, जो कि अभी रिलीज ही नहीं हुआ,
वो पैसा फ्री रिजर्व नहीं होता कभी भी। फ्री रिजर्व इन सिंपल इन शॉर्ट, फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व्स होते हैं जो कि लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एज अ डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 44 ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की क्या डेफिनेशन दे रखी है। इसके अंदर तुम दो करोगे डेफिनेशन, एक तो 44 के ऊपर तुम करोगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और फिर 49 है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये ध्यान से देखना, देयर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर, तो इनको ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट हम करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या मतलब है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि किस फॉर्म में है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट की फॉर्म में, मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी की फॉर्म में है वो, ओके। और उसका कोई भी नाम हो सकता है। उसे क्रिएट किसने करा है, उसे क्रिएट करा है फॉरेन कंपनी ने, और उस फॉरेन कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी को ऑथराइज करा है उसका इशू निकालने के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, आ रही है ना समझ बात, कि क्रिएट किसने करा है, फॉरेन डिपॉजिटरी ने किया है, आउटसाइड इंडिया ही करा है, लेकिन उन पेपर्स को उसने कहा है कि इंडिया में इशू ले आओ उसका, और उसने एक कंपनी को ऑथराइज कर दिया इंडिया में, किसी इंडियन डिपॉजिटरी को उसने ऑथराइज कर दिया है इशू करने के लिए, तो उन रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि वो बाहर से आई हैं इसलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी डेफिनेशन, सो एवरीबडी नो अबाउट इट एज वेल आई थिंक, कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जहाँ पे 50% से कम नहीं है, मतलब 50 या 50 से ऊपर ही पेड अप शेयर कैपिटल किसने हेल्ड कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी 50% होल्ड कर रखी है या 50 से ज़्यादा, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल के कर रखी है होल्ड। और इसके अंदर कोई भी कंपनी इंक्लूड होती है, एंड इंक्लूड द कंपनी विच इज़ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ सच गवर्नमेंट कंपनी। अगर वो सब्सिडरी कंपनी, कोई गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। और यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल जो है कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब कि माना जा रहा है कि वोटिंग पावर्स को लेके, चाहे शेयर राइट्स, जो शेयर्स हैं वो डिफरेंट वोटिंग पावर्स कैरी करते हैं, वोटिंग राइट्स कैरी करते हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा मतलब वोटिंग राइट्स हैं। ऐसा मतलब कोई भी कंपनी जिसके पास, जो मतलब गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से चलती है, और गवर्नमेंट कंपनी अगर कुछ वोटिंग भी कराई जाए तो अगर सारे गवर्नमेंट कंपनी के पास ही ज़्यादा होल्डिंग है उसकी। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउ 46 इज स्टैंड्स फॉर होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी होती है वो कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है किसकी, कहीं सारी सब्सिडरी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी की जो अगर होल्डिंग कंपनी है तो विल बी होल्डिंग कंपनी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। इस एक्सप्रेशन के अंदर होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनीज। जो कंपनी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब इसके अंदर फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं। होल्डिंग कंपनी बेसिकली जिसके पास एक कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए के पास 60% ऑफ द वोटिंग पावर है, या 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी बी की। तो जो कंपनी ए है वो क्या है, वो होल्डिंग कंपनी है सब्सिडरी की, कंपनी बी की, जो कि सब्सिडरी कहलाई जाएगी। नाउ कंपनी ए इज होल्डिंग एंड कंपनी बी इज सब्सिडरी। ओके, सब्सिडरी मतलब एक, मतलब कि जो कि होल्डिंग कंपनी की डिसीजन से चलती है, होल्डिंग कंपनी के पैसे से चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनी कहते हैं। और जो वो सब्सिडरी है वो हमेशा डिपेंडेंट होती है होल्डिंग कंपनी के ऊपर सारे डिसीजंस के लिए। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है डिफाइन करा गया है सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 के अंडर। दिस इज अ वेरी बिग डेफिनेशन, सच अ वेरी बिग डेफिनेशन, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं। तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो पर्सन है जो कि प्रमोटर नहीं है कंपनी का, जिसका कोई रिलेटिव भी प्रमोटर नहीं है कंपनी का, जिसको कोई रिम्यूनरेशन, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, उसको कोई पैसा नहीं आ रहा उस कंपनी से, और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही 10% ऑफ इज टोटल इनकम, मतलब जो भी इनकम है वो 10% ऑफ डैट इनकम के साथ उसकी कोई उसकी जो अपनी इनकम है, सपोज करो उसकी इनकम है
10 लाख रुपीज़ उसकी इनकम है, तो मीन्स 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की कोई वो डीलिंग नहीं कर रहा उस कंपनी में, उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या कोई एसोसिएट कंपनी में लास्ट 2 प्रीवियस ईयर, कि वही बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है कंपनी ए का, जिसने उस कंपनी ए के साथ पिछले 2 साल में कोई पैसा, कोई मतलब इनकम वहाँ से कोई उसको जनरेट नहीं हुई है। इनकम अगर जनरेट हुई है तो अगर उसकी 10 लाख अपनी इनकम है साल की, तो 1 लाख से नीचे नीचे कोई उसने ट्रांजेक्शन करी है मनी की। और देखो ना कितनी वास्ट है ये डेफिनेशन, कि उसका कोई रिलेटिव भी जो है वो कोई होल्ड ना कर रहा हो सिक्योरिटी, और कोई इनडेबिटेड ना हो, और उस रिलेटिव ने कोई गारंटी ना दे रखी हो पैसे को, और कोई ऐसी पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जो डिफरेंट होती है नॉर्मल ट्रांजैक्शन से 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी। मतलब एक पहले उन्होंने क्या कहा कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की 10% ऑफ द टोटल इनकम से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के थ्रू उस कंपनीज में नहीं हुई है, उसकी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और साथ में होल्डिंग सब्सिडरी भी मिला लो, मतलब 4 तरह से किसी भी तरीके से अगर कोई कंपनी का किसी से लेना देना है साथ में, तो उन वाली कंपनीज में भी उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसके रिलेटिव की भी नहीं होनी चाहिए। उसके रिलेटिव की क्या, कोई मतलब उसने होल्ड कर रखा है सिक्योरिटी, तो मतलब होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। इनडेबिटेड मतलब कि कोई उसके रिलेटिव ने उस कंपनी को पैसा ना दे रखा हो किसी भी तरीके से, सीधी सीधी बात ये है। और कोई भी नॉर्मल, डिफरेंट टू नॉर्मल ट्रांजेक्शन ना हुई हो पैसे की, उसके 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ द कंपनी। पहले 10% ऑफ द डायरेक्टर की इनकम की बात हो रही थी, अब हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो कंपनी के टर्नओवर की बात हो रही है, 2% और मोर। और उसके बाद है नन ऑफ इज रिलेटिव और नाइदर हिमसेल्फ, ना तो वो उसका रिलेटिव ना वो हिमसेल्फ। KMP मतलब कि की मैनेजेरियल पर्सोनल है। की मैनेजेरियल पर्सोनल कौन होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, CS, कोई मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सारे की मैनेजेरियल पर्सोनल की, मतलब उसका कोई रिलेटिव ये वाली पोस्ट पे ना बैठा हो। लेकिन अगर कोई जर्नल एम्प्लॉई है कंपनी का, जैसे कोई वहाँ पे बैठ के कोई सिंपल ही जॉब कर रहा है, तो उसको हम काउंट नहीं करते कभी भी। मतलब जैसे कोई सपोज करो स्टॉक ही संभाल रहा है और उसका कोई लेना देना नहीं है, और वो कोई लीगल फर्म नहीं है, कोई ऑडिट की फर्म नहीं है, कोई CS नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि CS तो देखो ना चीफ मैनेजेरियल पर्सोनल में काउंट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर उन्हें कोई हायर कर रखी है वहाँ पे कोई कुछ करने के लिए, तो वो भी मतलब अगर कोई रिलेटिव है, वो उसके रिलेटिव नहीं होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। ओके, तो वही बंदा, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन शॉर्ट, वो किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी तरीके से लिंक्ड नहीं होना चाहिए उस कंपनी से। और अगर वो किसी तरीके से लिंक्ड हो भी जाता है ना, तो ही नीड टू इन्फॉर्म, ही नीड टू डू सो मैनी थिंग्स अबाउट इट, कि मतलब ऐसे ही नहीं वो छुटता। और तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इंडिपेंडेंट, अगर वो हो जाए ना लिंक्ड और वो इन्फॉर्म करना भूल जाता है या कुछ भी है, तो देयर इज़ अ पेनल्टी एज वेल। तो बहुत ध्यान से, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट मतलब बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नीड टू बी लाइक इन्फॉर्म्ड एट एवरी स्टेप, कि अगर कोई भी कहीं से भी लिंक्ड अगर निकल रहा है इस तरीके से, अगर 10% ऑफ द उसकी इनकम जो टोटल है उससे ऊपर कोई ट्रांजेक्शन हो गई है, तो ही कांट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और प्लस अगर कोई उसके रिलेटिव ने 2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी और मोर देन दैट कोई ट्रांजेक्शन वहाँ से हुई हैं, तो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो मैनी थिंग्स, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी लिंक नहीं निकलना चाहिए उसका, वही एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। ओके, सो नेक्स्ट विल बी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट? हमने पहले पढ़ा था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, नाउ ये क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट के जैसा ही है, क्रिएट किसने करा है? वो जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है वो कौन क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है फॉरेन कंपनी। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्रिएट किसने करी है? डोमेस्टिक कंपनी ने। और ऑथराइज्ड करा है कंपनी ने, इनकॉर्पोरेटेड, ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया मेक एन इश्यू ऑफ सच शेयर। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मतलब क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्रिएट इंडियन नहीं करा है लेकिन ऑथराइज किया गया है किसके द्वारा?
उनके साथ कोई उसका होगा, मतलब कोई प्रॉफिट वगैरह या कुछ भी, मतलब पैसे मिले होंगे उसको, तभी वो कर रहा है ना, उसको लेके आ रहा है मार्केट में डिपॉजिटरी रिसिप्ट को। सो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के केस में क्या होता है, आई एम रिपीटिंग इट सो डैट यू विल नॉट बी मिक्सड अप। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट, चाहे कोई भी नाम हो उसका, इट इज क्रिएटेड बाय द फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ सच एन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कि क्रिएट भी फॉरेन डिपॉजिटरी नहीं करा है और ऑथराइज भी उसी नहीं करा है उसका इंडिया में इशू लेके आने के लिए। और इंडियन डिपॉजिटरी क्या होता है, क्रिएट करा है उसे डिपॉजिटरी इन इंडिया ने, लेकिन ऑथराइज करा है कंपनी ने उसका इशू लेके आने के लिए, जो कि आउटसाइड है। यहाँ पे मिक्सिंग है ऑथराइज और क्रिएट में। इन द केस ऑफ द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ऑथराइज्ड किसने किया है, उसी कंपनी ने ऑथराइज करा है, उसी ने क्रिएट करा है इसका इशू लेके आने के लिए। और इंडियन डिपॉजिटरी का क्या मतलब होता है, क्रिएट किसने करा है, यहाँ वाली कंपनी ने, ऑथराइज किसने किया है, बाहर वाली कंपनी ने ऑथराइज करा है उसका इशू लेके आने के लिए। ओके, नाउ 50th इज द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का क्या मतलब होता है, इशूड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होती है, एक कंपनी अगर आज 5,000 के शेयर इशू कर दिए हैं, तो क्या वो 5,000 के 5,000 ही सब्सक्राइब हो जाते हैं? इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सब्सक्राइब होने के लिए वो कम भी हो सकते हैं। तो इशू करती है मतलब सब्सक्राइब का मतलब होता है कि लोग आगे आए उसे खरीदने के लिए। सब्सक्राइब आगे क्या पता कंपनी ने शेयर इशू करा कि मैं 5,000 शेयर इशू कर रहा हूँ, किसके ऊपर, 10 रुपए का एक शेयर है। ओके, लेकिन सब्सक्राइब करते समय आए कितने, कि 4,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुए हैं सिर्फ। तो इट कैन बी लाइक दिस, बट इशू इसीलिए करे जाते हैं कि लोग इसे खरीदें। अब 51 क्या कहती है, की मैनेजेरियल पर्सोनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की मैनेजेरियल पर्सोनल? ये एक सबसे टॉप पोजीशंस होती हैं कंपनीज की, ये लोग ही सारी कंपनी के बिग डिसीजंस लेते हैं। तो फर्स्ट तो क्या होती है इसके अंदर, सीईओ विच इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। ये सेम ही होता है इसका मतलब, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। ओके, और कंपनी सेक्रेटरी या तो होल टाइम डायरेक्टर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स सेम ही होता है। ओके, बिकॉज यही मैनेज करते हैं सारी कंपनी को। या तो फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो कि एक लेवल ही कम है एज अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब होल टाइम डायरेक्टर से एक लेवल कम है, वो भी मैनेजरियल पर्सोनल काउंट किया जाता है। और या तो फिर कोई और ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है? लिस्टेड कंपनी, लिस्ट जो कि कंपनी लिस्टेड है किसी भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंडर, लेकिन कुछ ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं या इंटेंड टू लिस्ट such class of company as may be prescribed in consultation with Security Exchange Board of India shall not be considered as listed company। मतलब अगर किसी सेबी ने कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को निकाल दिया है, चाहे वो लिस्टेड है या वो लिस्टेड होना चाहती हैं ऑलरेडी, बट उन्हें निकाल दिया गया है कि ये काउंट नहीं होंगी लिस्टेड कंपनीज में, तो दैट विल बी नॉट बी काउंटेड एज अ लिस्टेड कंपनी। नाउ 53 पे आ जाते हैं। 53 क्या कहता है, मैनेजर। मैनेजर अभी मैंने आपको बताया ही था कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है। इसकी अब जो डेफिनेशन है उसको देखो। मीन्स एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द सुपरिंटेंडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरिंटेंडेंस? होल मैनेजमेंट, कंट्रोल, डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कि मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सारा कंट्रोल है, डायरेक्शन है, सुपरिंटेंडेंस है, हैज़ द मैनेजमेंट ऑफ द होल और सब्सटैंशली द होल, कुछ परसेंटेज मतलब सब्सटैंशली या फिर तो पूरा का पूरा ही, ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन occupying the position of a manager by whatever name called, whether under a contract or service or not। बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे मतलब जो कि सारा का सारा कंपनी को संभाल रहा है, या तो वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने ही किसी एक बंदे को मैनेजर, अगर देखो ना क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत बिजी पर्सन हो तो वो नहीं खुद सारा मैनेज कर सकता, तो वो एक बंदे को आगे अपॉइंट कर सकता है कि यू विल बी द मैनेजर एंड सी
होल ऑफ द मतलब सारी कंपनी का लेना देना और ये सब संभाले तुम संभालोगे मतलब उसको, लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के थ्रू मिला या तो कोई रेजोल्यूशन पास करके मिला, बट किया है उसको, मतलब मिली है ये पोस्ट। और 54 क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। देयर विल बी अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ द, पर क्योंकि देखो ना जो मैनेजर है उसको हम कहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखते और कोई एग्रीमेंट या कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होता, लेकिन कोई कुछ मतलब पास करके हम उसको बना देते हैं मैनेजर, मतलब जो ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ मैनेजर बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और नॉट। पर मोस्टली जो है अगर कोई मैनेजर अपॉइंट हो रहा है तो भैया कॉन्ट्रैक्ट तो तुम मुझसे साइन कराते ही हो, मतलब सेफर साइड। ऐसे तो नहीं कर सकते हैं हम बिना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के भी, लेकिन ऐसे तो नहीं होता। लेकिन एक एमडी को वही फॉलो करने बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, क्योंकि इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा कहाँ पे, जनरल मीटिंग में, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे उसको मतलब बनाएंगे, ये वाली पोजीशन देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा जाएगा इसका नाम, आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी और एन एग्रीमेंट विद द कंपनी और अ रेजोल्यूशन पास्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड विद सब्सटैंशियल पावर। कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा कि ये वाला बंदे को हम सारी पावर्स देते हैं कि वही सारा मैनेजमेंट करेगा ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, तो वो वाला बंदा, ठीक है। एंड इंक्लूड्स अ डायरेक्टर जो कि ऑक्यूपाई करता है द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, कि जिसके मतलब एक मीटिंग करी जनरल मीटिंग में, पहले दिन ही कह दिया भाई ये वाला बंदा ही मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्या बता उसके पास जितनी मर्जी शेयर होल्डिंग हो, इट डजेंट डिपेंड ऑन दैट कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है बहुत मोटी शेयर होल्डिंग ही उसके पास हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई भी हो सकता है। क्योंकि जैसे अगर देखो ना 5 बंदे हैं, 5 बंदों की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पर उसमें से एक बंदा ऐसा है कि वो जो थोड़ा सा फ्री है, तो वो बंदा उसको कह ही सकता है कि चाहे उसकी कम ही हो शेयर होल्डिंग, बट उसको कह ही सकता है कि भाई ही विल बी ट्रीटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, सो बिकॉज यही सारा संभाल सकता है। ओके, सो फॉर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे समझाया गया है, पर कि सारी की सारी, अब वो ये तुम्हें समझा रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है। अगर एक बंदे को तुमने मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है तो उसके पास सब्सटैंशियल पावर्स हैं मैनेजमेंट को रन करने की, पर कुछ ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होते हैं जो रूटीन इन नेचर होते हैं, बट वो स्टिल वो कर नहीं सकता बिना मीटिंग करे। जैसे कि कौन से एक्ट हैं वो, मीटिंग करे मतलब कि रेजोल्यूशन पास, जैसे कि अगर तुमने कॉमन सील लगानी है और कोई डॉक्यूमेंट है जिसपे चेक एंड ड्रॉज करना है, और कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुमने करना है, बनाना है, कोई साइन करना है सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, कोई ट्रांसफ़र हुआ है शेयर्स का, तो इन सब चीज़ों को तुम कर नहीं सकते बिना मीटिंग होल्ड करे। कि मतलब ये सब चीज़ें रेजोल्यूशन से ही पास होती हैं मोस्टली, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं आती हैं, उसकी सब्सटैंशियल पावर्स में नहीं आती ऑफ मैनेजमेंट, मतलब दीज आर डिफरेंट। दीज आर नोन एज द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट ऑफ अ रूटीन नेचर विच व्हेन सो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, कि मतलब जो कि ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ही होती है, और शेल नॉट बी डीम टू बी इंक्लूडेड इन द सब्सटैंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। दीज आर सच काइंड ऑफ मतलब एक्ट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हैं, जिसके लिए मीटिंग होएगी और रेजोल्यूशन के पास हुए बिना नहीं होना ये सब कुछ भी। अगर कोई ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर्स का या कुछ भी है तो उसके लिए तो भाई मीटिंग होनी चाहिए। नाउ वी आर डूइंग 55 विच इज़ मेंबर। मेंबर इन रिलेशन टू अ कंपनी। मेंबर कौन है? मेंबर एक सब्सक्राइबर भी है। सब्सक्राइबर कौन होता है? जिसने अभी शेयर्स लिए नहीं है लेकिन वो एग्रीड कर रहा है कि मैं शेयर ले सकता हूँ, लूँगा आगे जाके, और जिसका नाम मेमोरेंडम में लिखा है, और जब वो शेयर ले लेगा तो रजिस्टर में भी आएगा। और कोई भी पर्सन जिसका नाम रजिस्टर में लिखा गया है और वो एग्रीड है शेयर्स लेने के लिए, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एज अ बेनिफिशियल ऑनर रजिस्टर्ड है और उसके पास शेयर्स भी हैं कंपनी के, तो वो भी मेंबर ही कहलाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम? मेमोरेंडम का मतलब वही है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, जो कि एक बार ओरिजिनली फ्रेम्ड हुआ और हम उसे ऑल्टर भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। लाइक कोई मेंबर चेंज हो गया या कुछ भी करके हमें चेंज करना है तो वी नीड टू चेंज इट ना। नाउ 57 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल। जो भी मतलब एक वैल्यू है तुम्हारी पेड अप कैपिटल की, वो उसके अंदर हम प्लस करेंगे रिजर्व जो कि क्रिएट करे हैं प्रॉफिट से, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर उस कंपनी ने बनाया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और डेबिट और क्रेडिट ऑफ P&L अकाउंट, जो भी मतलब डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है वो, और माइनस करेंगे उसमें से हम क्या, वैल्यू ऑफ अकर्ड लॉस
और माइनस करेंगे डेफरेट एक्सपेंडिचर को और माइनस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को जो कि रिटर्न ऑफ नहीं हुए हैं एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ दैट ईयर। पर इसके अंदर कोई भी ऐसा रिजर्व वाला पैसा नहीं आएगा जो कि रीवैल्यूएशन से आया है और राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन या कोई एमलगमेशन से है। ऐसा पैसा जो कि मतलब दिख नहीं रहा वो वाला पैसा हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो वही नेटवर्थ होती है कंपनी की। नाउ 58 है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब है कोई भी ऑफिशियल गजट में कोई भी नोटिफिकेशन आई है और जिसके ऊपर एक्सप्रेशन है नोटिफाई का, तो उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। नाउ 59 है ऑफिसर। ऑफिसर का मतलब क्या है यहाँ पे? ऑफिसर का मतलब यहाँ पे बहुत फास्ट है, जिसके अंदर कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, कोई भी की मैनेजरियल पर्सोनल और या तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शन से या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलते हैं इन और वो और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर इज आर अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब कोई एक्ट के अकॉर्डिंग जो समझाता है बात को, तो वो ऑफिसर है कंपनी का। मतलब जैसे राइट है यार कंपनी को रन करने का। देखो ना कितनी वास्ट टर्म है ऑफिसर। डायरेक्टर भी आ रहा है, मैनेजर भी आ रहा है, मैनेजरियल पर्सोनल भी आ रहा है। नाउ द लास्ट विच इज 60th इज ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। ओ माई गॉड, इट्स अ बिग वन डेफिनेशन। 60th जो है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। भाई अब वो कह रहा है कि कौन डिफॉल्टर है ये माना जाएगा। ऑफिसर कौन सा माना जाएगा कि डिफॉल्ट में है? फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, कोई भी प्रोविजन अगर आप उठा लो, कोई भी सेक्शन विच एनेक्ट्स दैट एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी who is in default shall be liable to any penalty or punishment by way of imprisonment, fine or otherwise means any of the following of the company। अगर जैसे तुम मीटिंग करते हो तो मीटिंग में अगर तुम कोई मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट दे रहे हो, ओके, या तुम किसी को भी मतलब ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट का मतलब यही है कि जो भी लाइबल होगा कि अगर कोई गलत काम हो जाता है कंपनी में, कोई भी मतलब कोई पेनल्टी आ रही है, कोई पनिशमेंट आ रही है बाय वे ऑफ इम्प्रिजमेंट, कोई फ्रॉड कर दिया कंपनी ने, उस बंदे ने ही फ्रॉड कर दिया, कोई फाइन है या कुछ भी है, तो वो बंदा लाइबल होगा उसके लिए। तो वही होता है। तो उनका नेम क्या हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है, कोई होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई भी मैनेजरियल पर्सोनल भी हो सकता है। और जहाँ पे कोई भी मैनेजरियल पर्सोनल नहीं है, कोई भी डायरेक्टर नहीं है और कोई भी मतलब ऐसा डायरेक्टर नहीं है और कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं है जिसे कि बोर्ड ने स्पेसिफाई करा हो और जिसने who has or has given his or their consent in writing to the board to such specification or all the directors if no director is specified। अगर देखो ना एक बोर्ड है जिसके अंदर 6 डायरेक्टर हैं, 6 में से किसी भी डायरेक्टर ने ये लिख के नहीं दे रखा कि अगर कोई लॉस हो गया या लॉस नहीं हो गया, अगर मतलब कोई भी डिफॉल्ट हो गया तो जिससे कि करके कोई पेनल्टी या पनिशमेंट आई है तो मैं लाइबल हूँगा। तो अगर किसी ने नहीं दे रखा तो सारे जने इंक्लूड होंगे। ओके, और एनी पर्सन हु इज़ अंडर द इमीडिएट अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड, और लेकिन ऐसा पर्सन जिसके पास भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है मेंटेन करने की, फाइलिंग करने की, डिस्ट्रीब्यूशन करने की, अकाउंट ऑथराइज करना, सब कुछ करना है, और उसको पता था कि ये सब होने वाला है लेकिन उसने कोई स्टेप नहीं लिया, तो ही विल बी लाइबल। और ऐसा पर्सन जिसके एडवाइस से डायरेक्टर और इंस्ट्रक्शंस चलती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, पर कोई ऐसा पर्सन नहीं जिसने कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे तुमने कोई सीए अपॉइंट करा कोई सलाह लेने के लिए, तो अब उसने तुम्हें बताया, वो बता के चला गया, बस खत्म होगी बात, वो कभी भी लाइबल नहीं हो सकता। तुमने एक्ट करना था अकॉर्डिंग टू डैट, तो तुम ही लोग लाइबल हो गए, वो नहीं लाइबल होगा। और पर एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो कि अवेयर थे कॉन्ट्रवेंशन हुई है, तो दे विल बी लाइबल फॉर डैट। और इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी इशू या ट्रांसफ़र, कोई भी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, रजिस्ट्रार है, मर्चेंट बैंकर्स हैं टू द इशू और ऑफ और ट्रांसफ़र, मतलब जिनको पता है, जिन्हें अपॉइंट किया गया है और वो ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हैं, तो दे विल बी लाइबल फॉर डैट। So hopefully you all will understand till section 2 subsection 60. So I will come up with my video now from 61 to remaining. Okay, so thank you, thanks for watching. होपफुली आप लोगों को ये हेल्प कर रही हो। मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियर कर सकूँ, तो होपफुली आपको क्लियर होगी ये वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ो।